दिवाकर बाहर धूप में बैठे सफ़ेद कागजों पर आड़ी तिरछी रेखाएं बना बनाकर भांति भांति के मकानों के नक्शे खींच रहे थे। दोनों बेटे रोनित, अंकुर और बेटी प्राची उनके इर्द गिर्द खड़े बेहद दिलचस्पी के साथ अपनी अपनी पसंद बतलाते जा रहे थे। मुझे हमेशा की भांति अदरक की चाय और कोई लजीज सा नाश्ता बनाने का आदेश मिला था। बाप बेटों की नोकझोंक के स्वर रसोई घर के अंदर तक गूंज रहे थे। सभी चाहते थे कि मकान उनकी ही पसंद के अनुरूप बने। अंकुर को बैडमिंटन खेलने के लिए लंबे चौड़े लॉन की आवश्यकता थी। व्यावसायिक बुद्धि का रोनित मकान के बाहरी हिस्से में एक दुकान बनवाने के पक्ष में था और प्राची अभी 11 वर्ष की थी, लेकिन मकान के बारे में उसकी कल्पनाएं अनेक थी। वह अपनी धनाढ्य परिवारों की सहेलियों की भांति 2-3 मंजिल की आलीशान कोठी की इच्छुक थी, जिसके सभी कमरों में जगमग लाइट और स्मार्ट टीवी की सुविधाएं हों, कार खड़ी करने के लिए गैराज हो। दिवाकर ठठाकर हंस पड़े। 400 गज जमीन में 5 सितारा होटल की गुंजाइश कहाँ है हमारे पास, और मकान बनवाने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होगी, वो भी कहाँ है। फिर तो बन गया मकान। पिताजी, पहले आप रुपये पैदा कीजिए। प्राची का मुंह फूल उठा था। तू क्यों रूठकर अपना भेजा खराब करती है? मकान में तो हमें ही रहना है, तेरा क्या है? विवाह के बाद पराए घर जा बैठेगी। रोनित और अंकुर प्राची को चिढ़ाने लगे थे। बच्चों के वार्तालाप का लुत्फ उठाते हुए मैंने मेज पर गरम गरम चाय, पकौड़े, पापड़ सजा दिए और दिवाकर से बोली, इस प्रकार तो तुम्हारा मकान कई वर्षों में भी नहीं बन पाएगा। किसी इंजीनियर की सहायता क्यों नहीं ले लेते? वह तुम सबकी पसंद के अनुसार नक्शा बना देगा। दिवाकर को मेरा सुझाव पसंद आया। जब से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उनके मन में एक सुंदर आरामदेह मकान बनवाने की इच्छाएं बलवती हो उठी थी। दिवाकर अपने रिश्तेदारों, मित्रों से इस विषय में विचार विमर्श करते रहते थे। कई मकानों को उन्होंने अंदर से लेकर बाहर तक ध्यानपूर्वक देखा भी था। कई बार फुर्सत के क्षणों में बैठकर कागजों पर भांति भांति के नक्शे बनाए बिगाड़े थे, परंतु मन को कोई रूपरेखा संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। कभी आंगन छोटा लगता तो कभी बैठक के लिए जगह कम पड़ने लगती। परिवार के सभी सदस्यों के लिए पृथक पृथक स्नान घर और कमरे में तो आवश्यक थे ही। एक कमरा अतिथियों के लिए भी जरूरी था। क्या मालूम भविष्य में कभी कार खरीदने की हैसियत बन जाए, इसलिए गैराज बनवाना भी आवश्यक था। कुछ ही दिनों बाद दिवाकर किसी अच्छे इंजीनियर की तलाश में जुट गए। एकांत क्षणों में मैं भी मकान के बारे में सोचने लगती थी। एक बड़ा आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण रसोई घर बनवाने की कल्पनाएं मेरे मन में उभरती रहती थी। अपने मकान में गमलों में सजाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधों के नाम मैंने लिख कर दिए थे। एक दिन दिवाकर ने घर आकर बतलाया कि उन्होंने एक भवन निर्माण कंपनी की मालकिन से अपने मकान के बारे में बात कर ली है। अब नक्शा बनवाने से लेकर मकान बनवाने तक की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। सबने राहत की सांस ली। मकान बनवाने के लिए दिवाकर के पास कुल 5 से 6 लाख की जमा पूंजी थी। घर के खर्चों में कटौती कर कर के बरसों में जाकर इतना रुपया जमा हो पाया था। दिवाकर एक दिन मुझे भवन निर्माण कंपनी की मालकिन सुधा से मिलवाने ले गए। मैं कुछ ही क्षणों में सुधा के मृदु स्वभाव, खूबसूरती और आतिथ्य से कुछ ऐसी प्रभावित हुई कि हम दोनों के बीच अदृश्य सा आत्मीयता का सूत्र बंध गया। हम उन्हें अपने घर आने का औपचारिक निमंत्रण देकर चले आए। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वह हमारे घर आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगी, लेकिन एक शाम आकस्मिक रूप से उनकी चमचमाती विदेशी कार हमारे घर के सामने आकर रुक गई। मैं संकोच से भर उठी कि कहाँ बैठाऊँ इन्हें, कैसे सत्कार करूं। सुधा शायद मेरे मन की हीन भावना भांप गई।
मुस्कुराकर स्वतः ही एक कुर्सी पर बैठ गई और मुझसे बोली, रेखा जी, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? मैं निद्रा से जागी और लपक कर रसोई घर में पानी ले आई। फिर चाय की चुस्कियों के साथ वार्तालाप का लंबा सिलसिला चल निकला। इस बीच बच्चे कॉलेज से आ गए थे। वे भी हमारे बातचीत में शामिल हो गए। फिर सुधा यह कहकर चली गई, मैंने आपकी पसंद को ध्यान में रखकर मकान के कुछ नक्शे बनवाए हैं, कल मेरे दफ्तर में आकर देख लीजिएगा। सुधा के जाने के बाद मेरे मन में अनेक अनसुलझे प्रश्न डोलते रह गए थे कि उसका परिवार कैसा है, पति कहाँ है और क्या करते हैं, इनके संपन्न होने का रहस्य क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सुधा को जानती हूँ, उनका चेहरा मुझे परिचित जान पड़ता है, लेकिन बहुत याद करने पर भी कोई ऐसी स्मृति जागृत नहीं हो पाती थी। कभी मैं सोचने लगती कि शायद अधिक आत्मीयता हो जाने की वजह से ऐसा लगता होगा। अगले दिन शाम को मैं और दिवाकर दोनों उनके दफ्तर में नक्शा देखने गए। एक नक्शा छांटकर संतुष्ट भाव से हमने वैसा ही मकान बनवाने की अनुमति दे दी। बातों ही बातों में दिवाकर कह बैठे, रुपयों की कमी के कारण शायद हम पूरा मकान एक साथ नहीं बनवा पाएंगे। सुधा झट आश्वासन देने लगी, आप निश्चित रहिए, मैंने आपका मकान बनवाने की जिम्मेदारी ली है तो पूरा बनवा कर ही रहूँगी। बाकी रुपये मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपको कर्ज दिलवा दूंगी, आप सुविधानुसार धीरे धीरे चुकाते रहिए। दिवाकर उनके एहसान के बोझ से दब से गए। मुझे सुधा और भी अपनी सी लगने लगी। नक्शा पास हो जाने के पश्चात मकान का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब तक सुधा का हमारे यहाँ आना जाना बढ़ गया था। अब वह खाली हाथ न आकर बच्चों के लिए फल, मिठाइयाँ और कुछ अन्य वस्तुएं लेकर आने लगी थी। आते ही वह सबके साथ घुल मिलकर बातें करने लग जाती। रसोई घर में पटरे पर बैठकर आग्रह करके मुझसे दाल रोटी लेकर खा लेती तो मैं संकोच से गड़ जाती। उन्हें फल, मिठाइयाँ लाने को मना करती, परंतु वह नहीं मानती थी। दिवाकर मुझसे कहते, सुधा जी जो करती है उन्हें करने दिया करो, मना करने से उनका दिल दुखेगा। उनके अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह हमारे बच्चों पर अपनी ममता लुटाती रहती है। मैं परेशान सी हो उठती। भरे पूरे शरीर की स्वामिनी सुधा के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसने उन्हें मातृत्व से वंचित कर दिया है। मैं उनकी प्रति असीम सहानुभूति से भर उठती थी। एक दिन मन का क्षोभ दिवाकर के सामने प्रकट किया तो उन्होंने बताया, सुधा जी के पति अपाहिज हैं, इसलिए वो पिता बनने से वंचित रह गए। एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने गलती से उनकी शुक्राणु वाली नस काट दी थी। मैं और अधिक सहानुभूति से भर उठी। दिवाकर बताते रहे, सुधा जी के पति की प्रथम पत्नी का एक पुत्र उनके साथ रहता है, जिसे उन्होंने माँ की ममता देकर बड़ा किया है। इतनी बड़ी फर्म, दौलत, प्रसिद्धि, सब कुछ सुधा जी के अटूट परिश्रम का सुखद परिणाम है। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, सुधा की गुप्त बातों की जानकारी दिवाकर को कैसे हो गई? कब और कैसे दोनों के बीच इतनी अधिक घनिष्ठता हो गई कि वे दोनों ऐसे संबंधों पर भी चर्चा करने लगे? मैंने इस विषय में दिवाकर से प्रश्न किया तो वह झेप कर खामोश हो गए। मेरे अंतर में संदेह का कीड़ा कुलबुला उठा था। मुझे लगने लगा कि सुधा अकारण ही हम लोगों से आत्मीयता नहीं दिखलाती है, वह हमारे बच्चों पर खर्च करके हमारे घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। कोई ऐसे ही तो किसी के हजारों का कर्जा नहीं दिलवा सकती। इन सब का कारण दिवाकर के प्रति उनका आकर्षण भी तो हो सकता है। दिवाकर 50 वर्ष के होने पर भी स्वस्थ और सुंदर थे। शरीर 64 के कारण अपनी आयु से कई वर्ष छोटे दिखते थे। किसी सम आयु की महिला का उनकी ओर आकर्षित हो जाना आश्चर्य की बात नहीं थी।
मैं सोचने लगी, सुधा जैसी सुंदर महिला एक अपाहिज आदमी के साथ संतुष्ट रह भी कैसे सकती है। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ लगने लगा था। अब जब भी सुधा मेरे घर आती, मेरा मन उनके प्रति कड़वाहट से भर उठता था। उनकी मधुर मुस्कुराहट के पीछे छलकपट दिखाई देने लगता। ऐसा लगता जैसे सुधा अपनी दौलत के कुछ सिक्के मेरी झोली में डालकर मुझसे मेरी खुशियाँ और मेरा पति खरीद रही है। मुझे सुधा उनकी लाई गई वस्तुओं और उनकी दौलत से नफरत होते चली गई। मैंने उनके दफ्तर जाना बंद कर दिया। वह मेरे घर आती तो मैं बीमारी या व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें टालने का प्रयास करने लगती थी। मेरे बच्चे और दिवाकर उनके आते ही उनकी आवभगत में जुटने लगते थे। यह सब देख मुझे बेहद बुरा लगने लगता था। मैं सुधा के जाने के पश्चात बच्चों को डांटने लगती। तुम सब लालची प्रवृत्ति के क्यों बनते जा रहे हो? क्यों स्वीकार करते हो इनके लाए उपहार? इनसे इतनी अधिक घनिष्ठता किस लिए? कौन है यह हमारी? मकान बन जाएगा, फिर हमारा और इनका रिश्ता ही कहाँ क्या रह जाएगा? बच्चे सहम कर मेरा मुंह देखते रह जाते, क्योंकि अभी तक मैंने उन्हें अतिथियों का सम्मान करना ही सिखाया था। सुधा के प्रति मेरी उपेक्षा को कोई नहीं समझ पाता था। सभी मेरी मनोदशा से अनभिज्ञ थे। मकान के किसी कार्यवश जब भी दिवाकर मुझसे सुधा के दफ्तर चलने को कहते, मैं मना कर देती। वह अकेले चले जाते तो मैं मन ही मन कुढ़ती रहती, लेकिन ऊपर से शांत बनी रहती थी। मैं दिवाकर को सुधा के यहाँ जाने से नहीं रोकती थी। सोचती, मर्दों पर प्रतिबंध लगाना क्या आसान काम है। पूरा दिन घर से बाहर बिताते हैं। कोई पत्नी आखिर पति का पीछा कहाँ तक कर सकती है। मेरे मनोभावों से बेखबर दिवाकर जब तब सुधा की प्रशंसा करने बैठ जाते। अक्सर कहते, सुधा जी से मुलाकात नहीं हुई होती तो हमारा मकान इतनी जल्दी नहीं बन पाता। कभी कहते, सुधा जी दिन रात परिश्रम करके हमारा मकान इस प्रकार बनवा रही है जैसे वह उनका अपना ही मकान हो। मेरे अंदर की औरत यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। मैं यह सोचकर ईर्ष्या से जलती भूनती रहती कि सुधा की खूबसूरती ने दिवाकर के मन को बांध लिया है। कभी ऐसा भी हो जाता कि सुधा अपने किसी निजी कार्यवश दिवाकर को कार में बैठाकर कहीं ले जाती। दिवाकर घंटों के पश्चात प्रसन्न मुद्रा में वापस लौटते और बताते कि वह किसी बड़े होटल में सुधा के साथ भोजन करके आ रहे हैं। मेरे अंदर की औरत यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। मैं यह सोचकर ईर्ष्या से जलती भूनती रहती कि सुधा की खूबसूरती ने दिवाकर को मन को बांध लिया है। अब उन्हें मैं फीकी लगने लगी हूँ। उनके मन में मेरा स्थान सुधा लेती जा रही है। कभी मैं क्षुब्ध होकर सोचने लगती, इस शहर में मकान बनवाने से मेरा जीवन ही नीरस हो गया। एक शहर में रहते हुए दिवाकर और सुधा का साथ कभी नहीं छूट पाएगा। अब दिवाकर मुझे पहले की भांति कभी प्यार नहीं दे पाएंगे। सुधा अदृश्य रूप से मेरी सौत बन चुकी है। हो सकता है दोनों हम बिस्तर हो चुके हों। आखिर होटलों में जाने का और मकसद भी क्या हो सकता है। हमारा मकान पूरा बन गया तो मुहूर्त करने के पश्चात हम अपने घर में आकर रहने लगे। सुधा का आना जाना और दिवाकर के साथ घुल मिलकर बातें करना कम नहीं हो पाया था। एक दिन मेरे मन का आक्रोश जबान पर फूट पड़ा। अब इस औरत के यहाँ आना जाना बंद क्यों नहीं कर देते। मकान कभी का बनकर पूरा हो चुका है। अब इस फालतू मेल जोल का समापन हो जाना ही बेहतर है। कैसी स्वार्थियों जैसी बातें करने लगी हो। सुधा जी ने हमारी कितनी सहायता की थी, अब हम उनका तिरस्कार कर दे, क्या यह अच्छा लगता है? तब क्या जीवन भर उसे गले से लगाए रहोगे? तुम्हें जलन होती है उसकी खूबसूरती से। दिवाकर मेरे क्रोध की परवाह न करके मुस्कुराते रहे, फिर लापरवाही से बाहर चले गए। क्रोध और उत्तेजना से मैं कांप रही थी। जी चाह रहा था कि अभी जाकर उस आवारा चरित्रहीन औरत के मुंह को नोच डालूं। अपने अपाहिज पति की आंखों में धूल झोंककर पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है। अब तक ना मालूम कितने पुरुषों के साथ मुंह काला कर चुकी होगी। मुझे उस अपरिचित अनदेखे व्यक्ति से गहरी सहानुभूति होने लगी, जिसकी पत्नी बनकर सुधा उसके प्रति विश्वासघात कर रही थी। मैं सोचने लगी,
अगर यह कांटा अभी से उखाड़कर ना फेंका गया तो मेरा मन जख्मी होकर लहूलुहान हो जाएगा। इससे पहले कि मामला और आगे बढ़े, मुझे सुधा के पति के पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए कि वे अपनी बदचलन पत्नी के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दे। वह दूसरों के घर उजाड़ती फिरती है। उनके घर का पता मुझे मालूम था। एक बार मैं दिवाकर के साथ घर के बाहर तक जा चुकी थी। उस वक्त सुधा घर पर नहीं थी। नौकर के बताने पर हम बाहर से ही लौट आए थे। घर के सभी काम बच्चों पर छोड़कर मैं सुधा के घर जाने के लिए तैयार हो गई। एक रिक्शे में बैठकर उनके घर पहुंच गई। सुधा घर में नहीं थी। नौकर से साहब का कमरा पूछकर मैं दनदनाती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। नौकर ने कमरे के अंदर जाकर साहब को मेरे आगमन की सूचना दे दी। फिर मुझे अंदर जाने का इशारा करके वह किसी काम में लग गया। दरवाजे पर लहराता पर्दा एक ओर खिसकाकर मैंने अंदर प्रवेश किया तो सभी शब्द मेरे हलक में ही सूख गए। सामने कुर्सी पर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जिसकी कमर के नीचे दोनों टांग गायब थी। उसे इंसान न कहकर सिर्फ एक धड़ कहा जाए तो बेहतर होगा। आ जाओ रेखा, मुझे विश्वास था जीवन में दोबारा तुमसे मुलाकात अवश्य होगी। एक दर्दिला चिर परिचित स्वर गूंज उठा। उस पुरुष को पहचान कर मेरा रोआ रोआ सुहर उठा था। पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। यह कोई और नहीं, मेरे भूतपूर्व पति सूरज थे। इनसे वर्षों पहले मेरा तलाक हो चुका था। फिर मैंने दिवाकर के साथ नई दुनिया बसा ली थी और दिवाकर को अपने अतीत से हमेशा अनभिज्ञ रखा था। अब सूरज को देखकर मेरे कड़वे अतीत का वह काला पन्ना फिर से उजागर हो गया था, जिसकी यादें मेरे मन की गहराइयों में दफन हो चुकी थी। वर्षों पहले माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से मेरा विवाह सूरज के साथ किया था। सूरज एक कुशल वास्तुकार थे। घर भी संपन्न था। विवाह के प्रथम वर्ष में ही मैं एक सुंदर स्वस्थ बेटे की माँ बन गई थी। फिर हमारी खुशियों पर एकाएक वज्रपात हुआ। एक सड़क दुर्घटना में सूरज की दोनों टांगों की हड्डियां टूटकर चूर चूर हो गई थी। जान बचाने हेतु डॉक्टरों की उनकी टांगें काटनी पड़ी थी। एक अपाहिज पति को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पाया। मैं खिन्न हो उठी। बात बात पर लड़ने चिड़चिड़ाने लगी। मन का असंतोष अधिक बढ़ गया तो मैं सूरज को छोड़कर मायके में जाकर रहने लगी थी। मायके वालों के प्रयासों के बाद भी मैं ससुराल जाने को तैयार नहीं हो पाई तो सबने मुझे दुखी देखकर मेरा तलाक कराने के लिए कचहरी में प्रार्थना पत्र दिलवा दिया। मैं सूरज से छुटकारा पाकर किसी समर्थपूर्ण पुरुष से विवाह करने के लिए अत्यंत इच्छुक थी। एक दिन हमेशा के लिए हमारा संबंध विच्छेद हो गया। कानून ने सूरज को विकलांगता के कारण हमारे बेटे विक्की को मेरे सुपुर्दगी में दे दिया। विक्की को वजह से मेरे पुनर्विवाह में अड़चन आने लगी। बच्चे वाली स्त्री से विवाह करने के लिए कौन पुरुष तैयार हो सकता था। मेरे मायके वाले भी विक्की की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लादने के लिए तैयार नहीं हो पाए। इन सब बातों की जानकारी हो जाने पर एक दिन सूरज की माताजी मेरे मायके आ पहुंची। उन्होंने रो रो कर विक्की को मुझसे ले लिया। सूरज की माताजी प्रसन्न मन से वापस लौट आई। मेरा बोझ हल्का हो गया था। विक्की की जुदाई के गम से अधिक मुझसे दूसरे विवाह की अभिलाषा थी। फिर एक दिन मेरा विवाह दिवाकर से संपन्न हो गया। हम दोनों का यह दूसरा विवाह था। दिवाकर विधुर थे। विवाह की पहली रात ही हम दोनों ने अपने अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर एक दिन मायके जाने पर मुझे मालूम हुआ कि सूरज के माताजी सूरज और विक्की को लेकर किसी अन्य शहर में चली गई है। बैठो रेखा, खड़ी क्यों हो? लगता है मुझे अचानक देखकर हैरान रह गई हो। तुमने तो समझ लिया होगा मैं कहीं मर खप गया होऊंगा। नहीं सूरज, ऐसा मत कहो। सभी को जीवित रहने का पूरा पूरा अधिकार है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया और मैं एक कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई। मेरे जीवित रहने का अधिकार तो तुम छीन कर ले गई थी रेखा। तुम छोड़कर चली गई तो मैं लाश बनकर रह गया था। अगर सुधा का सहारा नहीं मिलता तो मैं अब तक अवश्य मर चुका होता। आज सुधा की बदौलत ही मैं इतनी बड़ी फर्म का मालिक बना बैठा हूँ। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मेरे आंसू रुक नहीं पाए। मैंने मुंह फेर कर रुमाल से अपना चेहरा साफ किया। सूरज कहते जा रहा था, तुमने वह नर्स याद है
जो मेरी देखभाल के लिए माँ ने घर में रखी थी, वह शर्मीली सी छुई मुई लड़की। ओह, अब मैं समझी कि मुझे सुधा जी का चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। तुम सुधा को नहीं पहचान पाई, परंतु सुधा ने पहली बार देखकर ही तुम्हें पहचान लिया था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और रहन सहन के बारे में सब कुछ बतला दिया था। मैं तुम्हारी यथासंभव सहायता करने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। मेरे आग्रह पर सुधा ने कदम कदम पर तुम्हारी और तुम्हारे पति की मदद की थी। मेरे पैर मौजूद होते तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आता, तुम्हारे सामने दौलत के ढेर लगाकर कहता, जितनी दौलत की आवश्यकता हो लेकर अपनी भूख मिटा लो। तुम इसी वजह से मुझे छोड़कर गई थी कि मैं अपाहिज हूँ, दौलत पैदा करने में असमर्थ हूँ, तुम्हें पूर्ण शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा। कहते कहते सूरज का गला भर आया था। बस रहने दो सूरज, मैं और अधिक नहीं सुन सकूंगी। मैं रो पड़ी। एक जहरीली चुभती हुई यादगार ही तो हूँ। भुला क्यों नहीं दिया मुझे? कैसे भुला पाता कि मेरे विक्की की तुम माँ हो? विक्की कहाँ है सूरज? वह कैसा है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैं व्यग्र होकर कुर्सी पर उठकर खड़ी हो गई। सूरज अपने आप को संजत कर चुके थे। विक्की यानी विकास से तुम सुधा के दफ्तर में मिल चुकी हो। वह सुधा के बराबर वाली कुर्सी पर बैठकर दफ्तर के कामों में उसका हाथ बटाता है। अब वह एक प्रसिद्ध वास्तुकार है। तुम्हारे मकान का नक्शा उसी ने तैयार किया था। सच वही मेरा विक्की है? हर्ष व उत्तेजना से मैं गद हो उठी। मेरे आंखों के सामने वह गोरा स्वस्थ युवक घूम गया जिसे मैं कई बार मिल चुकी थी, बातें कर चुकी थी। मेरे मकान के मुहूर्त पर वह सुधा के साथ मेरे घर भी आया था। अचानक मेरे मन में एक अनजाना डर उभर आया। क्या विक्की जानता है कि मैं उसकी माँ हूँ? नहीं, वह उस माँ से नफरत करता है जो उसके अपाहिज पिता को छोड़कर सुख की तलाश में अन्यत्र चली गई थी। वह सुधा को ही अपनी सगी माँ मानता है। जानती हो रेखा, वह मुझे कितना चाहता है। मेरे बिना भोजन भी नहीं करता। सूरज, मेरी एक बात मानोगे? कहो रेखा। विक्की से कभी मत कहना कि मैं उसकी माँ हूँ। यही कहना कि सुधा ही उसकी असली माँ है। रोती हुई मैं सूरज के कमरे से बाहर निकल आई। जिस पौधे को मैं उजाड़ कर चली गई थी, सुधा ने उसे जीवन दान देकर हरा भरा कर दिया था। मैं सोचती रह गई कि स्वार्थी सुधा है या मैं। कितना गलत समझ बैठी थी मैं सुधा को। इस महान नारी ने 2 बार मेरा घर बसाया था। एक बार अपाहिज सूरज और मासूम बेसहारा विक्कू को अपनाकर, दूसरा बार मेरा मकान बनवाकर। मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। घर वापस लौटी तो मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर बच्ची और दिवाकर सब सोच में पड़ गए। एक साथ मुझसे ही कारण पूछने लगे। मैंने एक गिलास पानी पिया और इत्मीनान से बिस्तर पर बैठकर दिवाकर से कहने लगी, सुनो, तुम सुधा जी के दफ्तर में जाकर उन्हें और उनके परिवार को रात के खाने के लिए आमंत्रित कराओ। उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है, हमारा भी तो उनके प्रति कुछ फर्ज है। बच्चे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। दिवाकर मेरी ओर ऐसे देखने लगा जैसे कह रहे हो, औरत सचमुच एक पहेली होती है, उसे समझ पाना असंभव है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।